ताराबाई। ताराबाई कौन थी? हमने क्या पढ़ा था? ताराबाई जो राजा राम थे उनकी पहली बीवी थी ताराबाई, जिनके बेटे थे शिवाजी टू। ओके, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था शाहू को रिलीज़ किया गया था 1707 1708 के आसपास। अब उससे इन्हें दिक्कत हुई क्योंकि जैसे ही ये बाहर आएंगे ये इनके बेटे का हक चला जाएगा गद्दी पे से। तो ताराबाई ने सेनापति धानाजी यादव को भेजा शाहू पे अटैक करने के लिए। धानाजी यादव ने बालाजी विश्वनाथ, जो उनके बहुत भरोसे के बिल्कुल राइट हैंड आर्म के बराबर थे, उनको भेजा कि शाहू से मिलो और उनके इंटेंशंस देखो, क्या सीन है, चेक करो। बात ये थी कि ये खबर उड़ाई जा रही थी कि शाहू एक मुग़ल एजेंट हैं, क्योंकि वो बचपन से उनके पास रहे हैं, तो ये एक्चुअली मुग़ल के सपोर्टर्स रहेंगे। तो उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को भेजा कि तुम जाके ज़रा देखो कि क्या सिचुएशन है। बालाजी विश्वनाथ शाहू से मिलकर बहुत कन्विंस हुए। उन्हें लगा नहीं, ये सच्चा मराठा है, ये एक अच्छा बंदा है, अच्छा इंसान है, ये रूल अच्छा कर सकता है। उन्होंने उल्टा धानाजी को ही कन्विंस किया कि नहीं, हमें शाहू को सपोर्ट करना चाहिए, और ताराबाई को डिच कर दिया इन्होंने। धानाजी ने शाहू को राजा डिक्लेयर कर दिया और हेir टू मराठा थ्रोन कर दिया। ये हमने देखा था कि इनके पास 7 साल सीट थी और ये यहाँ से यहाँ चली गई थी। ये इसीलिए थी क्योंकि धानाजी यादव जी ने और बालाजी विश्वनाथ ने इन्हें सपोर्ट कर दिया था और इनको नहीं किया। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। 1711 में धानाजी की डेथ हो जाती है, तो उनके बेटे चंद्रसेन जब उनकी जगह लेते हैं, वो वापस ताराबाई के सपोर्ट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बालाजी विश्वनाथ की जो सक्सेस थी, ग्रोथ थी, उससे बहुत जेलस थे शाहू, क्योंकि ऑब्वियसली बालाजी विश्वनाथ को बहुत फेवर करते थे। शाहू ने एज अ रिजल्ट क्या किया? बालाजी विश्वनाथ को सेना करता यानी कि ऑर्गेनाइजर ऑफ मराठा आर्मी बना दिया। उनकी पावर बढ़ती जा रही थी बालाजी विश्वनाथ की। 1712 में बालाजी विश्वनाथ ने कॉन्स्पिरेसी रची और क्या किया कि ताराबाई और शिवाजी टू को कोल्हापुर के थ्रोन से हटा दिया, डिपोज कर दिया। हमने यहाँ देखा था कि इनके पास कोल्हापुर का थ्रोन था, वो हटा देंगे। इनको कोल्हापुर का थ्रोन दे दिया गया था, इन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक है। ब्रॉट अनदर विडो, दूसरी बीवी कौन थी? रजसबाई थी, और उनके बेटे शंभाजी टू, उन्हें कोल्हापुर का थ्रोन दे देते हैं। जो हमने वहाँ पे चार्ट पे देखा भी है कि कोल्हापुर का थ्रोन आगे ये लोग और इनकी फैमिली ही संभालते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ ने बेसिकली जो जड़ से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी ताराबाई और शिवाजी टू के एग्जिस्टेंस से, इनसे ये थ्रोन छीन लिया और रजसबाई जो सेकंड वाइफ थी और उनके बेटे शंभाजी टू, उनको दे दिया। बालाजी विश्वनाथ ने कन्होजी आंग्रे, अब कन्होजी आंग्रे कौन थे? आंगड़िया क्लैन करके थी, जिनके पास नेवल पावर बहुत थी, शिप्स बहुत थी, और वो भी ताराबाई के सपोर्टर थे। बालाजी विश्वनाथ ने उनसे नेगोशिएशन की कि हम आपको शाहू की आर्मी में एडमिरल मानिए जो नेवी का हेड होता है, हम वो बना देंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा करके कन्विंस किया। उन्हें भी अपनी साइड कर लिया। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, ये बहुत एबल मंत्री थे, बहुत समझदार, बहुत स्मार्ट, और बहुत अच्छे से चीज़ें नेगोशिएट करना, सब करना। इन्होंने धानाजी यादव को भी कन्विंस कर लिया था यहाँ पे, इन्होंने कन्होजी आंगड़े को भी कन्विंस कर लिया, और इन्होंने भी ताराबाई का साथ छोड़ दिया और ये भी पेशवा की तरफ आ गए। अब पेशवा नहीं, सॉरी, ये भी शाहू जी की तरफ आ गए, छत्रपति की तरफ आ गए। 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा शाहू जी ने अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या होता है, ये सब उनके पेशवा बनने के पहले था। इनका बहुत बड़ा हाथ था शाहू जी की पावर बढ़ाने में, तो बहुत खुद भी इनकी पावर, शाहू ने भी इन्हें बहुत सपोर्ट किया और पेशवा का पोस्ट दे दिया। बालाजी विश्वनाथ 6th पेशवा थे, फर्स्ट हेरिडिटरी, क्योंकि इसके बाद ये पोस्ट नियरली हेरिडिटरी बन जाती है। ही वॉज अ चित्पावन ब्राह्मण। अब ये भी एक बहुत नई चीज़ थी देखने को, बिकॉज इट वॉज मोस्टली क्षत्रियज एंड द राजपूत्स हु वर सीन एज द मिलिट्री पावर्स। ये दिख रहा था यहाँ पे कि एक ब्राह्मण थे जो मिलिटरीली आगे राइज करेंगे एज फैमिली। बालाजी विश्वनाथ 1730 to 20 इनका टाइम पीरियड है, चित्पावन ब्राह्मण थे, 6th पेशवा। इन्होंने क्या क्या किया? 1718 में 1718 में मुग़ल से ट्रीटी साइन की। सैयद ब्रदर्स उस टाइम पे थे। मुगल्स के बारे में हम पीछे देख चुके हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। सैयद ब्रदर्स के साथ ट्रीटी साइन की। इस समय किंग फर्रुखसियार था, किंग मेकर्स सैयद ब्रदर्स थे, और ये डील करी कि जो डेक्कन, गुजरात और खानदेश का एरिया है, यहाँ पे चौथा स्वदेशमुखी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। वो 2 तरह के टैक्सेस थे जो मराठास कलेक्ट करते थे, कि मुगल्स उन्हें वो कलेक्ट करने देंगे इन एरियाज़ में, और बदले में शाहू ने एक्नॉलेज कर लिया था ओवरलॉर्डशिप ऑफ मुगल्स, कि हाँ मुगल्स हमारे वो हैं, ओवरलॉर्ड हैं। ठीक है, ये इनके बीच में डील हुई, बट फर्रुखसियार ने मना कर दिया। एज अ रिजल्ट सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखसियार को ही मार दिया, और एक रफ़ी उल दरजत करके बहुत टेम्प्रेरी रूलर थे, कुछ महीने के लिए गद्दी पे थे, उनके थ्रू ये अप्रूव करा दिया गया।
मुगल्स ने शाहू को रिकग्नाइज़ कर लिया एज द किंग और ये भी मान लिया कि जो इनके आने वाली पीढ़ी होगी वो सक्सेसफुल एयर्स होंगे। कहने को देखो लोग कहते हैं कि उनके रिकग्निशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एग्री, किसी के रिकग्निशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हैविंग अ रिकग्निशन ऑलवेज हेल्प्स। हम ये आज के, आप देखो कैसे हिस्ट्री को आज के टाइम से रिलेट कर सकते हो। आज भी करंटली देर इज़ अ country, there is a region out there, I should not say country, who wants other countries to give them the identity of a country. Balochistan wants to claim independence, right? वो चाहते हैं कि उनको एज अ कंट्री आइडेंटिफाई किया जाए। अब देखिए वो अपने आप को एज अ कंट्री डिक्लेयर कर चुके हैं, वो बोल चुके हैं हम अलग हैं, हम रिपब्लिक हैं, ये वो करके। बट जिस दिन आपको बाकी लोग भी मानने लग जाए ना, खेल उस दिन बदलता है, बिकॉज तब आपके उस डिक्लेरेशन को, आज़ादी के डिक्लेरेशन को वैलिडेशन मिल जाता है, पावर मिलती है, सपोर्ट मिल जाता है। तो शाहू और ऑलरेडी एक राइटफुल फैमिली चल रही थी, वो ऑटोमेटिकली ख़ानदान में सही क्रोनोलॉजी जा रही थी। बट मुगल्स जो उस समय टेक्निकली पावर में थे, भले डिक्लाइनिंग पावर थे, उन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया था शाहू को कि हम मानते हैं तुम यहाँ के रूलर हो और तुम्हारी फैमिली यहाँ आगे रूल करेगी, कोई उनका हक नहीं छीनेगा। तो ये और चीज़, शाहू की पावर और स्ट्रॉन्ग हो गई थी, शाहू जी की पावर यहाँ पे। रियलिटी क्या थी, जबकि मुगल्स वर नाउ जस्ट अ पपेट फॉर मराठास। मुगल्स की बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में थे। सक्सेसर स्टेट्स इस टाइम पे देखो इमर्ज हो रहे थे या हो चुके थे, आप देखोगे सारे सक्सेसर स्टेट 1720s के आसपास ही इमर्ज हुए थे। एंड सेम टाइम फ्रेम में देखो हैदराबाद, अवध, बंगाल सब आ गए थे। तो इन मुगल्स का कंट्रोल ख़त्म हो रहा था और ये बहुत दिल्ली तक ही सीमित रह गए थे। एक्चुअली मुगल्स डिक्लाइन कर रहे थे, रीजनल पावर स्ट्रांगली राइज कर रही थी। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। बाजीराव वन के टाइम पे 1720 to 40 ही फॉट, एंडलेसली लड़े, बहुत लड़ाइयाँ जीती, बहुत एम्पायर एक्सपैंड की इन्होंने। 1725 में निज़ाम असफ जहावन, ये वही हैं जिन्होंने हैदराबाद का फाउंडेशन रखा था, चिनकुलिश खान, CQ के अगर आपको याद हो, 24, 40, 48, ये नंबर क्यों है ये भी आपको पीछे से पता चल जाएगा जाके, ठीक है। ही रिमूव्ड मराठा चौथ कलेक्टर्स फ्रॉम कर्नाटक। कर्नाटक का जो एरिया था वहाँ पे जो मराठा चौथ टैक्स कलेक्ट करते थे, निज़ाम ने उन्हें वहाँ से हटा दिया। तो 1725 में बाजीराव ने पुणे को निज़ाम ने 1725 में पुणे पे इन्वेजन किया और संभाजी टू जो शाहू के अगेंस्ट थे, आपको याद हो, उनको गद्दी पे बिठा दिया कि नहीं नहीं तुम असली रूलर हो। ये वही है, फैमिली में फ्यूड डालने की कोशिश कर रहे थे और बहुत प्लैंडर भी किया। 1727 में बाजीराव ने कहा रुको मैं बताता हूँ। उन्होंने अपनी एक्सेलेंट टेक्निक्स, गोरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे वो, सब यूज़ करते हुए, और उनको माधवराव होलकर, रानोजी शिंदे, पवार ब्रदर्स सब ने हेल्प भी किया। एक बैटल लड़ा गया 1728 में, ये बैटल इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, बैटल ऑफ पालखेड़। इसमें इन्होंने निज़ाम को हराया। ट्रीटी ऑफ मुंगी शेवगांव साइन हुई जिसमें शाहू को एज अ मराठा किंग रिकग्नाइज़ किया गया। जो यहाँ किया था वो चीज़ हटा दी गई, एंड राइट टू कलेक्ट टैक्सेस जो यहाँ छीन लिया था वो भी वापस मिल गया। एक बैटल और होता है, बैटल ऑफ अमझेरा 1728 में। चीमाजी अप्पा हमने पढ़ा था, बाजीराव के छोटे भाई थे, उन्होंने आर्मी को लीड किया था वर्सेस मुगल्स, मालवा में कंट्रोल के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करने के राइट के लिए, ठीक है। 1729 में मराठास राजस्थान तक पहुंच गए थे। दिस शोज़ कि वो कितना ज़्यादा एक्सपांड कर रहे थे। 1730 में राजा छत्रसाल ऑफ बुंदेलखंड, वी ऑल नो द मूवी वाज बेस्ड ऑन दिस, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उनकी हेल्प की थी, उनका डिफेंस दिया था, जिसी में वी सी द स्टोरी ऑफ मस्तानी वाज द डॉटर ऑफ राजा छत्रसाल, ओके। एंड 1730 गुजरात में भी टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल गया था इन्हें। 1732 में देर जाना था बैटल ऑफ मुदसौर, जिसमें होलकर्स एंड सिंधियाज वर्सेस मुगल लड़ाई हुई थी। मुगल के गवर्नर थे राजा जय सिंह आमेर के, उन्होंने आर्मी को लीड किया था एंड ऑब्वियसली दे वन। और मालवा के जो 28 परगना थे वहाँ पे भी टैक्स कलेक्ट करने का राइट इन्हें मिल गया था। फिर नागपुर में जो भोसलेस थे, ये वहाँ कंट्रोल करते थे नागपुर में, वो डी फैक्टो रूलर बन चुके थे, उड़ीसा तक उनका कंट्रोल एक्सटेंड हो चुका था। तो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि जब इंडिया का मैप देखते हो, मराठास इस साइड बेस थे, उनका कंट्रोल राजस्थान मालवा तरफ भी जा रहा था, ठीक है, एंड इधर उड़ीसा साइड पे भी कंट्रोल कर रहे थे। ये सब एरिया पूरा डेक्कन कंट्रोल में इनके आता जा रहा था। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो मैसूर था, थोड़ा बहुत हैदराबाद था जो नहीं था। दिस शोज़ कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एक्सपैंड कर रहे थे, ये पूरा एरिया ऐसा ये सब इनके कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। 1737 बैटल ऑफ दिल्ली, ये भी याद रखना।
बाजीराव ने क्विकली इन्वेड किया था दिल्ली और रिट्रीट कर लिया था इससे, क्योंकि वहाँ पे मेन मुगल आर्मी कहीं और बिजी थी, इससे पहले वो वापस आती तो ऑब्वियसली इनको ज़्यादा लॉस हो जाता था, पर इन्वेड किया और फिर रिट्रीट कराए बिफोर द लार्जर मुगल आर्मी केम बैक। बट ये बहुत बड़ा मोमेंट था, मतलब आप टेक्निकली पावर थे, सेंटर थे मुगल आर्मी एक टाइम पे, आपके शहर में आके कोई कंट्रोल करके वापस लौट के चला आ रहा है मज़े में हरा के, तो दिल्ली टेक ओवर कर ली थी इन्होंने, ठीक है। 1737 बैटल ऑफ भोपाल, निज़ाम वर्सेस मराठास होता है। इसमें ये लोग भोपाल भी जीत जाते हैं और भोपाल की सारी सप्लाई वप्लाई काट देते हैं। ये सब बैटल मेडिवल में डिटेल में डिस्कस होंगे। 1738 ट्रीटी ऑफ दोराहा निज़ाम के साथ साइन करते हैं। मालवा जो है कम्प्लीटली अब मराठास के पास आ जाता है। पहले सिर्फ टैक्सेशन आया था, पूरा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है, ठीक है। और मुगल सुल्तान जो है, मुगल से इन्होंने 50 लाख रुपए भी लिए थे कि तुम्हारे चलते बैटल में हमारा बड़ा खर्चा हुआ है, तुम हमारे पैसे वापस करो। 1739 बैटल ऑफ बसेन, बसेन आज का जो वसई का रीजन है महाराष्ट्र में वो है, वहाँ पे लड़ाई हुई थी। मराठास को यहाँ पे सैलसेट भी मिल गया था, सैलसेट इज प्रेजेंट डे मुंबई, पोर्चुगीज से। एंड ये आगे ये दो नाम और भी बार बार सुनोगे आप। हम अगले रूलर पे आते हैं, नाना साहेब बालाजी बाजीराव 1740 to 61। इनके टाइम पे मराठा रूल चेंज इनटू अ कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी क्या होता है, एक सिंगल किंग तो है चलो, उसके साथ एक काउंसिल टाइप की होती है लोगों की, ठीक है। इंडिविजुअल चीफ्स जो थे वो पावरफुल बन गए। ये प्लीज़ याद रखना, ये बहुत क्रोनोलॉजी मैच करने को आता है, जहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस कई बार होते हैं, वो इधर ये 4 लिख देंगे, ये 4 मैच करो कौन किसका है टाइप का। होलकर्स वर इन इंदौर, सिंधिया वर इन ग्वालियर, सिंधिया शिंदे भी उन्हीं को बोलते हैं बट सिंधिया बोलते हैं वैसे। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर। इसको आप किसी भी तरह से याद कर सकते हो, सबके अपने अपने न्यूमोनिक्स होते हैं। My way is that I always remember High, which is Holkar and Indore. Sindhia and Gwalior I remember because Sindhia आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हैं, इसलिए ये मुझे ऑटोमेटिकली याद रह जाते हैं। तो एक आई रिमेंबर थ्रू हाई, एक आई रिमेंबर थ्रू करंट पॉलिटिक्स, तो 2 बचते हैं। Then GB I remember, I used this as a code word, and BN. So GB, BN and I remember High, and Sindhi I remember automatically. You can make your own code, सबके अपने अपने तरीके हैं चीज़ें याद रखने के, so whatever helps you, okay? Then but ये आता है, कई बार पूछ लेते हैं। मराठा टेरिटरीज वी शुड स्पीक, बट ये एक्सपेंशन इन लोगों ने ज़्यादा किया था। जैसे एक होता है कि इन्होंने खुद कितना एक्सपैंड किया, एक होता है जो कॉन्फेडरेसीज थी कि होलकर्स इधर भी एक्सपैंड कर रहे थे, गायकवाड़ इधर भी, कोई इधर भी, भोसलेज ऑफ नागपुर हमने पढ़ा कि इन्होंने उड़ीसा भी डिफैक्टो कंट्रोल कर लिया था, तो एक्सपैंड ये लोग कर रहे थे, बट टेक्निकली वो सब मराठा एम्पायर का पार्ट था, राइट। एंड मोस्ट एक्सपेंशन बाय इंडिविजुअल चीफ्स। एनुअल रेड्स ये बंगाल में करने लग गए थे, बंगाल पे रेड करते रहते थे, वहाँ पे लूटपाट होती रहती थी, वहाँ से सामान ले आते थे। 1751 में पीस ट्रीटी साइन हुई थी फिर नवाब के साथ। एंड रिमेंबर दिस इज बिफोर प्लासी 57 में हुआ था। तो बंगाल भी एक सक्सेसर स्टेट है, वहाँ पे अक्सर रेड करते थे, वहाँ पीस ट्रीटी साइन होती है, वो लोग चौथ देने को एग्री कर जाते हैं, प्लासी के टाइम तक देते भी हैं, फिर तो ब्रिटिश टेक ओवर कर लेते हैं। उड़ीसा पे भी डी फैक्टो कंट्रोल था, और उड़ीसा आपको याद रखना होगा उस टाइम बंगाल का ही पार्ट था, ठीक है। 1749 में शाहू जी की डेथ हो जाती है। ताराबाई फिर से रेबल करती हैं, ठीक है। ताराबाई टेक्निकली जो आई गेस उनकी चाची लगी, वो फिर से रेबल करती हैं। अब की वो अपने बेटे यानी अब के अपने पोते ग्रैंडसन राजाराम 2 को लेके कि वो छत्रपति बनेंगे, शाहू की फैमिली आगे नहीं। तो 1752 में नाना साहेब जो उस रेबिलियन को सप्रेस करते हैं, बोलते हैं ठीक है आपके बेटे को, आपके पोते को मैं छत्रपति बनाता हूँ। पॉइंट ये था, छत्रपति इस टाइम तक एक पावरलेस से फिगर हेड रह गए थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी, कुछ नहीं कर पाते थे, वो बस गद्दी पे कहने को एक राजा बन के बैठे थे, सम्मान था उसका, बस सारी पावर पेशवा के पास थी। तो उन्होंने भी कहा ठीक है भाई, क्यों बार बार बगावत कर रहे हो, मान लिया आपके पोते को मैंने, तो राजाराम 2 इसलिए छत्रपति बन जाते हैं। अब हम यहाँ पे मराठा एम्पायर की बात कर लेते हैं। बहुत जो टर्म्स पीछे बात हुई थी चौथ देशमुखी, आपको थोड़ा यहाँ समझ में आ जाएगा। मराठा एम्पायर में 2 पार्ट थे, स्वराज्य और साम्राज्य। स्वराज्य क्या था, मराठा किंगडम इस्टेब्लिश्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज, कैपिटल जिसकी थी सतारा, ठीक है। शाहू जी के टाइम के बाद से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पेशवा के पास था, जिसके हेडक्वार्टर पूना में थे। पेशवा का हेडक्वार्टर पूना में था और छत्रपति सतारा में, ठीक है। डायरेक्ट रूल के एरियाज थे, कल्चरली होमोजेनियस। वही बात है कि ये एरिया मान लीजिए डायरेक्ट कंट्रोल में है छत्रपति पेशवा के, और ये एरिया वो है जो कॉन्फेडरेसीज, होलकर, सिंधिया सब ने एक्सपैंड करके जीता है। तो ये पूरी मराठा एम्पायर है। इतना हिस्सा इस स्वराज्य
ये बाकी पूरा जो है ये आपका साम्राज्य है, ये इनडायरेक्ट रूल है और यहाँ पे डायरेक्ट रूल है आपका, ठीक है। बेसिक बात यही है। साम्राज्य क्या है? टेरिटरी आउटसाइड महाराष्ट्र, रूल्ड बाय कॉन्फेडरेट चीफ्स या मराठा सरदार रूल करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन हर सरदार का अलग अलग होता था। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पार्ट्स में था क्योंकि ऑब्वियसली हर रूलर अलग टाइप का होता है। मेन कंसर्न मराठास को क्या होती थी, जो यहाँ वाले थे, इन एरियाज़ में चौथा सरदेशमुखी कलेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं थी, टैक्सेस यहाँ से लेते थे। स्वराज्य या मराठा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? छत्रपति जो थे उनका हेडक्वार्टर सतारा में होता था, पेशवा पूना में बैठते थे। छत्रपति के साथ 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जिनमें से एक पेशवा भी होते थे। पेशवा के में 12 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जिन्हें हम 12 भाई कहते थे, और यही 12 भाई कॉन्स्पिरेसी थी जिन्होंने रघुनाथ राव से गद्दी छीनी थी, ठीक है, एज पेशवा, जो हमने पीछे देखा है। फिर सेक्रेटेरिएट पूना में था जिसे हम हजूर दफ्तर कहते हैं, 200 से ज़्यादा लोग वहाँ काम करते थे, सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स गवर्नेंस के वहीं मेंटेन होते थे। क्रोनोलॉजी देखें कि क्या कैसे डिवाइडेड था। स्वराज्य था सबसे ऊपर, ठीक है। स्वराज्य यानी पूरी एम्पायर जो छत्रपति और पेशवा के अंडर है, उसके अंडर आता था सरकार यानी कि प्रोविंस जो किसी गवर्नर के अंडर होता था, और उसके अंदर आते थे विलेजेस, ठीक है। तो स्वराज्य अंडर छत्रपति एंड पेशवा, सरकार यानी प्रोविंसेस आपके किसी गवर्नर के अंडर होते थे। ये पोस्ट ऑक्शन की जाती थी, आप बोली लगाओ और ये गवर्नर की पोस्ट आप ले सकते हो। इन पे चेक्स रखने के लिए डुअल रिपोर्टिंग होती थी। ब्यूरोक्रेसी जो होती थी, जो ग्राउंड लेवल पे ब्यूरोक्रेसी काम करती थी, वो गवर्नर को भी रिपोर्ट करती थी और पेशवा को भी रिपोर्ट करती थी, ताकि पता रहे कि ये धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है कोई। उनके नीचे होते थे गांव, गांव में पाटिल होते थे, देशमुख होते थे। पाटिल गांव के हेड होते थे, देशमुख जो रेवेन्यू कलेक्शन सारा संभालते थे वो होते थे। और ये हेरिटेबल वतन राइट्स थे इनके, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हेरिटेबल वतन राइट्स क्या होते हैं। पाटिल के पास सारी पावर्स होती थी, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, सब पाटिल के पास होती थी। कुलकर्णी कौन होते थे? जो अकाउंट्स रखते थे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या थे मराठास के लिए? देखो, लैंड रेवेन्यू थे, तो लैंड रेवेन्यू क्या था कि किस बेसिस पे फिक्स किया जाता था? क्वालिटी ऑफ सॉइल, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्रॉप्स कौन सी बोई हैं। पेजेंट्स को हेल्प करने के लिए लोग डैम्स और कैनाल्स बनवाते थे, लोन्स देते थे लो इंटरेस्ट रेट पे। रेवेन्यू ऑफिशियल्स को चेक में रखा जाता था ताकि वो किसी का ऑपरेशन ना करें। पहला तरीका ये था। दूसरा ड्यूटी था जो ट्रेड होती थी उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी, ठीक है। तीसरा तरीका था जुडिशियल प्रोसीजर, ये हम आगे अभी सब कवर करेंगे। और चौथा तरीका था परमिट्स एंड लाइसेंसेस, ठीक है। तो जैसे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फाइनल डिसीजन हमेशा पेशवा का होता था, प्रॉपर हायरार्की होती थी, और लॉ जो था वो क्या था? एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट होते थे, ठीक है। तो जुडिशियल प्रोसीड से कमाई कैसे होती थी? जो भी नजराना या जुर्माना होता था, जिसको सज़ा मिली है वो जुर्माना भरता था, सामने वाला नजराना देता था, ऐसे करके वहाँ से भी कमाई होती थी इनकी। पुलिसिंग कैसी थी? एफिशिएंट थी, गुड नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन, रूल ऑफ लॉ। मिलिट्री कैसी थी? मेजर फोर्स मिलिट्री की थी, हॉर्स माउंटेड आर्मी थी इनकी, घोड़े बहुत थे इनके पास। नेवी भी आ गई थी, हमने एडमिरल के बारे में सुना था अभी। मॉडर्नाइज विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच की हेल्प लेके और मॉडर्नाइज किया गया था। सिविल ऑफिशियल्स डिड नॉट हैव मिलिट्री रोल, जो सिविल ऑफिशियल्स थे उनका मिलिट्री में कोई रोल नहीं था। यहाँ के हम एक बार देख लेते हैं। लैंड रेवेन्यू हमने कर लिया। कस्टम ड्यूटी, जो भी ट्रेड हो रही है उस पर ड्यूटी लगाते थे ये लोग। परमिट्स एंड लाइसेंसेस क्या था कि जैसे लकड़ी काटना, ड्रग्स मैन्युफैक्चर करना, गवर्नमेंट के कॉइन्स की प्राइवेट मिंटिंग करोगे तो उसके लिए परमिट और लाइसेंस लगता है, जैसे आज की डेट में भी होता है, उससे भी ये लोग कमाते थे। मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे ये। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में क्या हो रहा था? मराठा सरदार्स व द मिलिट्री चीफ्स, ये हमने पढ़ा। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, भोसले ऑफ नागपुर, ठीक है। शाहू जो थे वो वतन जागीर नहीं देते थे, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ अ वतन जागीर। इसलिए जो सरदार थे वो खुद इनिशिएटिव लेते थे कि नए नए एरियाज़ को हम मराठा एम्पायर के अंडर लाएं, कि जो नया एरिया हम अंडर लाते जाएंगे वो हमारे ही कंट्रोल में रहेगा, ये सोच के। चौथ, सरदेशमुखी। व्हाट इज चौथ एंड सरदेशमुखी? चौथ इज 1/4 ऑफ द रेवेन्यू इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर मराठा टैक्स। आज की डेट में कैजुअली जैसे प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं लोग, कि तुम हमें, जैसे मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ तो मैंने बंगाल के नवाब से बोला अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे यहाँ अटैक ना करूँ या रेड ना करूँ, तुमको हराऊँ नहीं आके और टेक ओवर ना कर लूँ, हर साल तुम्हारा जो रेवेन्यू है उसका 1/4 तुम मुझे दे दो एज अ प्रोटेक्शन मनी। मैं तुम पे अटैक नहीं करूँगा और नहीं दोगे तो अटैक कर दूंगा। तो चौथ वो होता था, 1/4 ऑफ रेवेन्यू इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर मराठा टैक्स। और सरदेशमुखी क्या था? 1/10 ऑफ रेवेन्यू होता था, ठीक है, जो इन जनरल
अलग अलग एरिया से कलेक्ट किया जाता था। चौथे सरदेशमुखी करते क्या थे, ये जो प्रोटेक्टेड स्टेट थे इनको कमज़ोर करते थे। तुम उनका पैसा क्योंकि तो ले ही ले रहे हो पर कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं उठा रहे हो, और अल्टीमेटली मराठा सरदार फिर उन्हें धीमे धीमे अपने अंडर ले लेते थे हरा के। इट ईज़ द बर्डन ऑफ टैक्सेशन ऑन स्वराज्य। भाई अगर ये एम्पायर है, ये स्वराज्य है, ये साम्राज्य है, यहाँ वालों से मैं इतना टैक्स अगर वसूल रहा हूँ बिना उनकी कोई जिम्मेदारी लिए, तो यहाँ वालों पर टैक्स का बर्डन कम हो जाता था, तो स्वराज्य वालों को फ़ायदा होता था। एंड सिंस एरिया कैप्चर्ड वाज आउटसाइड महाराष्ट्र एंड इट वाज कैप्चर्ड बाय सरदार्स, वो इंडिपेंडेंट होते गए धीमे धीमे। इसी का रिजल्ट था कि जो सरदार थे वो पावरफुल बनते चले गए, जो मराठा सरदार हमने देखे होलकर, भोसले, वो सब, और वो ऑटोनॉमसली धीमे धीमे रूल करने लग गए। मराठा और मुगल के बीच रिलेशंस कहते थे। शिवाजी ने मुगल एम्पायर की ओवरलॉर्डशिप क्लियरली मना कर दी थी, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। शाहू जी महाराज के टाइम पे हमने पढ़ा था, डील कर ली थी सैयद ब्रदर्स के टाइम पे, उन्होंने ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली थी। एनुअल ट्रिब्यूट, उनको एक एनुअल ट्रिब्यूट क्या होता था कि हम मान ले रहे हैं तुम हमारे ऊपर हो, हम तुम्हारे अंडर अपना राज्य चला रहे हैं और साल का तुमको एक नजराना टाइप का भेज देंगे, ठीक है, और तुम एक मनसबदार की तरह एक्ट कर लोगे, ठीक है। और बदले में उन्होंने तुम्हें डेक्कन में राइट्स कलेक्ट करने को दे दिए थे और अपनी एम्पायर अपने हिसाब से चलाने का राइट दे दिया था। शाहू जी महाराज ने एक्सेप्ट की थी। सवाल यह कि मराठास क्यों मुगल्स को एज ऑल इंडिया पावर रिप्लेस नहीं कर पाए। इतना अच्छा एक्सपेंशन करके पूरा एरिया, राजस्थान सब ले गए, बट क्यों वो पूरी तरह मुगल्स को रिप्लेस नहीं कर पाए। 3-4 पॉइंट्स में हम देखते हैं। राइज ऑफ पेशवा एट द एक्सपेंस ऑफ छत्रपति। आदमी को अगर आदत होती है ना एक इंसान को राजा देखने की, तो वो उसके अगले वंशज को तो राजा मान लेता है, पर अगर कोई और फैमिली टेक ओवर कर लेती है ना तो उसे राजा मानने में उसे बहुत दिक्कत होती है, राइट। तो जब छत्रपति की फैमिली थी, क्योंकि पीछे एक लीनियज थी शिवाजी की, संभाजी की, तो वो शाहू जी को उतनी इज्जत देना नॉर्मल था उनके लिए, अगले राजा को भी एज अ राजा एक्सेप्ट करना नॉर्मल था। बट जब धीमे धीमे पेशवाई में पावर आने लग गई और छत्रपति से ज़्यादा पावरफुल पेशवा हो गए और वही रूल करने लग गए एक तरीके से, तो बाकी भी रेबिलियस हो गए कि हम तुम्हारी क्यों सुने, ऐसा होने लग गया धीमे धीमे। तो मराठा सरदार रेबिलियस हो गए, तो पावर शिफ्ट हो गई थी किंग से एक नोबल पे टेक्निकली, ठीक है। तो बाकी भी बगावत करने लग गए थे कि हम भी तुम्हारी क्यों सुने, ऐसा हो जाता था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, इसने सबसे ज़्यादा कमर तोड़ी थी मराठा रूल की। बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे विश्वासराव जो नाना साहेब के बेटे थे और काफ़ी एबल रूलर थे बट यंग एज में मर गए। सदाशिव राव जो चीमा जी के बेटे थे, बहुत एबल मिलिट्री लीडर माने जाते थे, उनकी डेथ हो गई। नाना साहिब की भी डेथ बाय द वे इसी टाइम पे हो गई थी। वो युद्ध में नहीं गए थे बट जब युद्ध खत्म हुआ था उसके कुछ समय में ही उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो ये बड़े बड़े लीडर्स की एक साथ डेथ होती है जब, तो आपका ऑब्वियसली कंट्रोल थोड़ा सा लूज और वीक हो जाता है क्योंकि लोग लीडरशिप ढूंढते हैं, ठीक है। और अगले लीडर्स जो आ रहे थे, कोई बच्चा था, कोई छोटा था, ऐसा हो रहा था। फैक्शनलिज्म बढ़ गया था, यानी अपने में ही दरारें बहुत आ गई थी, डिवाइड बहुत बढ़ गया था, बहुत कॉन्स्पिरेसीज होने लग गई थी। हमने देखा रघुनाथ राव जो थे उन्होंने अपने ही भतीजे को मार के गद्दी ले ली थी, और आगे जाके तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही चले जाते हैं हेल्प के लिए। वो सीधे सीधे बाहर ही चले जाते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे पेशवा बना दो, बदले में मैं तुम्हें बेनिफिट दूंगा। तो जहाँ इनको बीच में लाओगे तो ये तो सारा काम खराब ही कर देते हैं। पोस्ट 1795 क्या हुआ, इंटरनल केओस बढ़ता चला गया, फैक्शनलिज्म यानी आपस में बहुत डिवाइड होने लग गया। कोई रियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं था साम्राज्य में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो साम्राज्य इतना बड़ा, आपने मराठा एम्पायर एक्सटेंड तो कर लिया था पर उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप नहीं था। अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग हेड हैं, बहुत जगह से सिर्फ टैक्स लिया जा रहा है, आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। तो ऐसे एरिया को आप एडमिनिस्ट्रेटर जब तक नहीं कर रहे हो, वो एक एम्पायर नहीं बन पाता है उतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप कंट्रोल तो एक्सटेंड कर ले रहे हो पर उस एरिया को संभालना भी होता है। संभालने के लिए कुछ बन नहीं पाया, बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं बन पाया, और सेम टाइम बहुत सारे लीडर्स की एक साथ डेथ हो गई, तो वो सेटअप जो बनने की शायद होप भी होती वो भी टिक नहीं पाया, ठीक है। फोकस सिर्फ चौथ और सरदेशमुखी एक्सट्रैक्शन पे था, ना कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने पे। और एम्पायर चलाने के लिए, एक बड़ी एम्पायर बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये हमने पढ़ा कि नाना साहेब के टाइम से कॉन्फेडरेसी सिस्टम आ गया था, पावर सिर्फ एक इंसान के पास नहीं थी, धीमे धीमे बढ़ती जा रही थी, तो ऑब्वियसली उससे भी प्रॉब्लम थी। आगे जाके हम देखेंगे 3 एंग्लो मराठा वॉर्स होंगे 1775 to 82, पहला होगा जिसमें मराठा जीत जाएंगे। अगला 1803 से 1805 ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी। फिर 1817 से 1818 ये लास्ट एंग्लो मराठा वॉर था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है एंड पेशवाई एबॉलिश हो जाती है।
this is the background for Marathas. I know this is a long video, but trust me, this gives you a very good edge on the Maratha एम्पायर. ये आपको मेडिवल के वे में भी हेल्प कर रहा है. आपको इसमें सारी क्रोनोलॉजीज पता चल रही हैं, पेशवाई से रिलेटेड, छत्रपति फैमिली से रिलेटेड, क्या कैसे किया. एंड इन शॉर्ट हमने आपको सारी बातें कवर करा दी हैं कि उनका मुगल से रिश्ता कैसा था, क्यों वो ऑल इंडिया एम्पायर नहीं बन पाए, उनका सेटअप कैसा था, कैसे टैक्सेस कलेक्ट करते थे. दिस इज़ अ ब्रीफ वीडियो ऑन मराठास कवरिंग एवरीथिंग. हर एस्पेक्ट को हम टच करते हुए आगे बढ़े हैं. और अब आपको पता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली इन्वॉल्व होगी. जब हम एंग्लो मराठा वॉर करेंगे तो यू वॉन्ट बी लॉस्ट कि पीछे हुआ क्या. सिर्फ आप 2-4 नाम नहीं सुनोगे. बाजीराव 2 बोलूँगी तो आप ये नहीं सोचोगे कि कौन से बाजीराव. आपको सारी क्रोनोलॉजी पता है, सब कुछ पता है. History always needs background. Without background, it's very difficult to understand what the next event is because सब कुछ connected है आपस में. I am spending time in these 4-5 lectures in the beginning instead of directly jumping onto East India Company is because of this कि आपको वो background जब पता होगा, आगे के चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, स्टोरी की तरह एक बार में समझ में आ जाएंगे. आई होप इट हेल्प्स. डू लीव योर कॉमेंट्स इफ़ यू हैव एनी रिव्यू एंड इफ़ यू हैव एनी suggestion on what can be improved. Thank you so much.